अजित पवार आणि त्यांच्या ज्या भेटी होतात आहेत आणि या भेटीच्या नंतर शरद पवार साहेबांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं वाटायला लागलं की अजित पवारच आता पुन्हा शरद पवार साहेबांबरोबर मिळून पुढच्या राजकारणामध्ये सहभागी होतील असं त्यांच्या स्टेटमेंटवरून अर्थ लावला जाऊ शकतो। पण आम्ही सांगितलं की या पद्धतीचा हा जो संभ्रम आहे तो लोकांमध्ये पवार साहेबांच्या पक्षाबद्दलचा लोकांमध्ये जो संभ्रम निर्माण होत आहे तो संभ्रम लवकर दूर व्हावा अशीच अपेक्षा आमची आहे। उद्धव ठाकरे साहेब आणि आम्ही पण तीच भूमिका मांडलेली आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्या पक्षात नेमकं काय करायचं नाही करायचं हे पवार साहेबांचा अधिकार आहे। त्यामुळे आम्ही त्याच्यावरचं फार काही वक्तव्य करावं असं मला वाटत नाही। पवार साहेब एक ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनी या पद्धतीचं आज वक्तव्य केलं तर मला असं वाटतं की अजित पवारांचं मन वळवण्यामध्ये त्यांना यश आलं असेल असं त्यांच्या वाक्यावरून मला वाटतं। नाना भाऊ, तुम्ही या महाविकास आघाडीमध्ये घटक पक्ष आहात। शरद पवार यांची जी अशा प्रकारची भेटीगाठी करणे, असे वक्तव्य करणे कुठे ना कुठे महाविकास आघाडीमध्ये दोन पक्षाला बाजूला करून आपलं एकंदरीत सिस्टम बरोबर करण्याचा प्रयत्न आहे। नाही, आम्हाला उद्धव ठाकरे साहेबांनी आम्हाला त्याच्यामधला संभ्रम नाही। पवार साहेबांचे काय निर्णय घ्यायचे ते पवार साहेबांचे अधिकार आहेत। त्यामुळे पण उद्धव ठाकरे साहेब आणि काँग्रेस पक्ष ही आम्ही दोघे जण मजबूतीनं आहोत। पवार साहेबांच्या पाठीशी आम्ही आहोत। आता पवार साहेबांना आम्ही आमचा काही पवार साहेबाबद्दलचा संभ्रम नाही, पण जनतेमध्ये संभ्रम जो होत आहे त्या संभ्रमाबद्दलचं पवार साहेब लवकरच दुरुस्ती करतील असं आम्हाला वाटतं। एक सर्वे जो आलेला आहे नाना भाऊ, एक सर्वे आलेला आहे त्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की एनडीएला आणि बऱ्यापैकी यश मिळण्याची शक्यता दिसते आणि ठाकरे आणि राष्ट्रवादीच्या गटाला 18 जागा तर काँग्रेसचं 10 जागा येण्याची शक्यता आहे। कशाबद्दल बघताय? पण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा डंका आहे। मी सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दलचं मत गेल्या 2 वर्षापासून मी व्यक्त करत होतो आणि आता आपल्याला जे सर्वे रिपोर्ट येतात आहेत त्या सर्वे रिपोर्टमध्ये ती गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळतं की काँग्रेस हा सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून पुढच्या काळात पुढे येईल आणि त्याचं चित्र आज समाज माध्यमातून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे। कारण की केंद्रातलं नरेंद्र मोदी सरकार जनतेने मोठ्या विश्वासाने निवडून पाठवलेलं होतं की शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला 1.5 भाव मिळेल, स्वामीनाथन समितीची शिफारस लागू होईल, काळा धन येईल, 15 लाख रुपये गरिबांच्या खात्यात टाकेल, 2 कोटी युवकांना दरवर्षी नोकऱ्या देऊ, अशी जी काही मोठी मोठी दिव्य स्वप्न दाखवली गेली होती ती सगळीच्या सगळी स्वप्न जनतेची चूर झाली। जनतेकडून उलट लुटायचं काम नरेंद्र मोदीचं सरकार करते आहे आणि त्यांचे हस्तक जे महाराष्ट्रामध्ये बसलेले आहेत त्यांच्याकडूनही जनतेच्या अपेक्षा भंग झालेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की लोकांमध्ये ज्या तीव्र चीड भाजप प्रणीत केंद्रातल्या नरेंद्र मोदीच्या सरकार विरोधात, महाराष्ट्रातली पहिलेचं ईडीचं सरकार आणि आता ये लागल्याबरोबर एड्याचं सरकार यांच्याबद्दल लोकांमध्ये भयानक चीड आहे। त्याचं दर्शन आपण पाहतोय। दर 2 महिन्यानं 3 महिन्यानं राज्यातला शेतकरी रस्त्यावर उतरतो आहे। त्याच्या शेतीच्या मालाला भाव दिला जात नाही, त्याला लुटलं जातं। शेतीचा माल निघतो त्यावेळेस त्याचे भाव, शेतीच्या मालाचे भाव कमी पाडले जातात आणि शेतकरी रस्त्यावर सगळं भाजीपाला फेकतो आहे, कांदे फेकतो आहे, धान्य फेकताना आपण पाहतो आहे। ही दुरवस्था या महाराष्ट्रात आणि शेतकऱ्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये जे बीजेपी प्रणीत जी महाराष्ट्रातली येड्याची सरकार आहे त्यांच्या माध्यमातून होत आहे। नाना भाऊ, एक गोष्ट शरद पवार हे एनडीएमध्ये जॉईन होतील पुढच्या काही दिवसात, त्यांचं मनपरिवर्तन। मला आमच्याकडे कुठली माहिती नाही, त्याच्याबद्दलचं कुठली प्रतिक्रिया द्यायचं काही कारण नाही। नाना भाऊ, एक गोष्ट की मला काँग्रेसमधून बाहेर जायला ढकललं गेलं, आता पक्षश्रेष्ठीची जबाबदारी मला परत घ्यायची असेल तर पक्षश्रेष्ठी कोण? सत्यजित तांबे हे तुमचे काँग्रेसचे काही लोकांच्या त्रासामुळे मला पक्षातून बाहेर जावं लागलं असं त्यांचा आरोप नाही, त्याच्यावर कुठली प्रतिक्रिया द्यायचं कारण। नाना भाऊ, शरद पवार म्हणतात की, एक मिनिट नाना भाऊ, शरद पवार म्हणतात की आमच्या पक्षात फूट नाही, काँग्रेस पक्ष त्या पक्षात फूट मानतो का?
पवार साहेब बोलतात आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं की पवार साहेबांनी जे अजितदादाशी त्यांच्या ज्या मीटिंग झाल्यात त्या मीटिंगमध्ये काही ना काही तय झालं असेल. अजितदादा आता पवार साहेबांबरोबर पुन्हा वापस येत आहे का असं त्यांच्या वाक्याचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे त्यांच्या पक्षात नेमकं काय चाललेलं आहे हे आपल्याला आता अर्थ कुठलाही लावता येणार नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांनी जे उत्तर दिलंय नाही, त्यांच्या पक्षात पवार साहेबांच्या पक्षात त्यांचं वेलकम होईल आणि महाविकास आघाडीमध्ये ते येत असतील तर त्याचं वेलकमच आहे. एक नाही, दुसरा मुद्दा आहे की शिंदे गटाच्या आमदारांनी म्हटलंय की जे आम्ही भूमिका घेतली कारण काँग्रेसच्या विचारसरणीमुळे आम्ही हिंदुत्व दावणीला बांधलं होतं, त्यामुळे आम्ही आता बाजूला झालो, आमचं हिंदुत्व पुन्हा प्रस्थापित झालं. हिंदुत्व कुठल्या पातळीवरचं हिंदुत्व आहे? मी स्वतः हिंदू आहे आणि त्यांना कोणतं हिंदुत्वाचं एवढं मोठं प्रमाणपत्र कोणी दिलेलं आहे आम्हाला कळत नाही. हिंदुत्वाचा अर्थ आमच्या पद्धतीनं असा आहे, हिंदुत्व हे परोपकारी असतं, हिंदुत्व हे या देशासाठी नेहमी लढणारं असतं आणि भारत मातेचं रक्षण करणारं असतं. आज देशाच्या अन्नदात्याची अवस्था या लोकांनी खराब करून ठेवलेली आहे. आपल्या देशाच्या तरुण लोकांची अवस्था खराब करून ठेवलेली आहे. महागाई वाढवून गरिबाला यांनी संपवलं आहे का? ते हिंदुत्व यांना मान्य? कुठल्या हिंदुत्वाची गोष्ट करतात? आमच्या हिंदुत्वाने आम्हाला परोपकार शिकवलेला आहे, भारत मातेच्या प्रत्येक व्यक्तीचं रक्षण करायला शिकवलेलं आहे, भारत मातेचं रक्षण करायला शिकवलेलं आहे. यांच्याजवळ ते नाही आहे ना. आत्ताच राहुल गांधीजी लेह लद्दाखमध्ये गेले. आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नेहमी सांगतात की 1 इंच जागा सुद्धा मी चीनला जाऊ देणार नाही. लेह लद्दाखमध्ये चीननी कब्जा केलेला आहे आणि तिथला सगळा मॅप राहुलजीने लोकांना दाखवलेला आहे. मग यांचं कुठलं हिंदुत्व आहे? स्वतःचा बोका भरण्यासाठी, हिंदुत्वाचं नौटंकी करण्यासाठी आणि हिंदुत्वाची मतं घेण्यासाठी हे जे पाप रचतात आहेत हे पापच आहे. धर्माच्या नावाने राजकारणामध्ये धर्माला बदनाम करणं हे सगळ्यात मोठं पाप आहे. ते बीजेपी करते आहे, बीजेपी सोबत असलेली लोक करतायत आहे. हे म्हटलं तर वावगं ठरणार. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष न्याय मिळाला नाही ना. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष न्याय मिळाला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये 2 मोठी फूट पडतो. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप अटक केली नाही अशी मागणी कसं बघता? हे बघा, आम्ही सांगितलं की याची पाळेमुळे हे ठाण्यामध्येच आहे. त्या पद्धतीचा इशारा पण चाललेला आहे. पण आखरी हे ठाण्यातले जे सूत्रधार आहेत नितीन देसाईच्या मॅटरमधले, आता त्याच्यातले काही लोक सत्तेमध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळे खरी गोष्ट कशी पुढे येणार हाच प्रश्न लागलेला आहे. आणि म्हणून आमची काँग्रेसची मागणी आहे की सिटिंग हायकोर्टाच्या जजेसच्या नेतृत्वामध्ये ही चौकशी व्हावी. ही मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून वारंवार भूमिका ही घेतली जाते की आमच्या पक्षात फूट नाही, परंतु सत्तेत जाऊन बसतात राष्ट्रवादीचे नेते. तुम्ही काँग्रेस पक्ष का सॉफ्ट भूमिका घेताय? काँग्रेस पक्ष आम्हाला बॅकफूटवर येत आहे की त्यांच्याविषयी बोलण्यात टाळाटाळ करताय? आम्ही बॅकफूटवर जातच नाही आहोत. महाराष्ट्रामध्ये जो सर्वे आपण पाहतोय या सर्वेमध्ये काँग्रेसला रोज लोकांचा आशीर्वाद प्राप्त होते आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष मैत्री निभवू शकतो, पण कोणी जबरदस्ती काही करायला निघाला असेल तर त्याला काँग्रेस पक्ष काय करू शकतं? काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे की काँग्रेस पक्षाच्या सोबत भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात लढायला जे कोणी असेल त्यांना आम्ही सगळ्यांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. ज्याला राहायचं असेल तर तो राहील, ज्याला नाही राहायचं असेल तो त्याचा प्रश्न आहे. कोणाला जबरदस्ती करण्याचं कुठलंही कारण कांग्रेस पक्षाला नाही. ना शरद पवार का स्टेटमेंट आया अजीत पवार को लेके, क्या कहना है? मराठी बोलेंगे. तुम्हीच आता सर्वे सांगतात आहात, त्याच्यामुळे आम्हाला कुठलाही त्रास नाही. त्याच्यामुळे एकदम क्लिअर आहे, स्पष्ट आहे आणि काँग्रेसवर जनतेचा विश्वास आहे. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पक्षावर लोकांचा विश्वास आहे आणि पवार साहेबांवरही विश्वास आहे. पवार साहेबांनी त्यांचा पक्षाच्या बद्दलची भूमिका त्यांनी, कारण की हे जनतेमध्ये संभ्रम आहे
आमच्यामध्ये कुठलाही संभ्रम नाही. शरद पवार का स्टेटमेंट आया अजित पवार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी नाना लाइव चल रहा है हिंदी। शरद पवार का स्टेटमेंट आया अजित पवार को लेकर हिंदी। सुप्रिया सुले ने भी यही बात कही थी, आज शरद पवार भी यही बात कह रहे हैं। आखिर एनसीपी में चल क्या रहा है, वो बीए में है या फिर युति गठबंधन के साथ है? आपने कंफ्यूजन की बात कही। शरद पवार जी और अजीत दादा पवार जी ये दोनों कई दिनों से मिल रहे हैं और आज पवार साहब का जो स्टेटमेंट आया, सुप्रिया सुले जी का कल जो स्टेटमेंट आया, ऐसा लगता है उनके वक्तव्य से कि अजीत दादा वापस पुनः राष्ट्रवादी में वो शरद पवार जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, इस तरह अर्थ लगाया जा सकता है और इसलिए पवार साहब ने जो स्टेटमेंट किया है। लेकिन ये सब इशू जो है उस पर जनता में संभ्रम होते जा रहा है। तो पवार साहब एक ज्येष्ठ नेता है, आज वो कोल्हापुर में है, आज कोल्हापुर में भी वो उस बात के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे मीडिया के सामने और लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वापसी का काम शुरू हो चुका है और इसलिए पवार साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट किया। आप ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शरद पवार भी जो है वो शरद पवार भी जो है मोदी के बयान के वजह साथ में आ सकते हैं। लोगों में, आपके वोटर्स में महाविकास आघाड़ी की एक तरफ जो छवि बन रही है उस पर इसका डैमेज नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एनसीपी किस तरफ बैठेगी उनके विधायकों को नहीं पता है। आप लोगों को भी ये बार बार जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे संभ्रम तो हो रहा होगा। देखो, हमारे उद्धव ठाकरे साहब के ग्रुप में और हमारे में कोई संभ्रम नहीं है। पवार साहब के ऊपर हमारा आज भी विश्वास है, लेकिन जो जनता में संभ्रम पैदा हो रहा है वो पवार साहब बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि वो एक खूब बड़े नेता है, बड़ा अनुभव उनका रहा है और इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा। और रहा जो सर्वे की बात कर रहे हो, तो उसमें लोगों का जो पसंद है वो कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब का ही पार्टी है, शरद पवार जी की भी पार्टी है, लेकिन मेरिट जो है वो कांग्रेस के साथ है और इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस की भूमिका एक बार स्पष्ट कर चुकी है कांग्रेस की बीजेपी के विरोध में जो भी कोई लड़ने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं उनको साथ लेके चलने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण चुनाव आते तक और महाराष्ट्र में बनेगा और सबसे बड़ा दल करके हमारे जो अलायंस रहेगा वो सबसे बड़ा दल करके महाराष्ट्र में लोगों के आशीर्वाद से आगे आएगा। आप कह रहे हैं कि अजीत पवार हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसी स्थिति उनके बयान का मतलब, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि शरद पवार भी आ सकते हैं साथ में आने वाले। देखो, महाराष्ट्र में आज जो स्थिति है, मैं आज कल ही दौरे से आया, मैं परसों पुनः ग्रामीण में था, प्याज किसानों का बड़े आंदोलन में मैं उसमें खुद उसको मेरे नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और मैंने देखा कि किसानों में अब गुस्सा बड़े पैमाने में बढ़ चुका है, युवाओं में बड़े पैमाने में गुस्सा बढ़ चुका है, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा बढ़ा हुआ है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हो कि जो भी बीजेपी के बारे में जो भी सर्वे आज देख रहे हो, वो चुनाव तक बीजेपी जनता के दिलो दिमाग से बाहर हो जाएगी। आपको याद होगा कि एक सर्वे जो अभी आया है, चंद्रयान 3 जब अपने सीमा में पहुंचने जा रहा था, जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और देश के ज़्यादा पैमाने में लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री का उसके बाद में स्पीच आना शुरू हुआ तो लोगों ने टीवी बंद कर दी। उसका सर्वे भी आया है, एक बड़े पेपर में मैं आज पढ़ रहा था, वो एकदम 12% पे आ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ने की बात जो बीजेपी बार बार कह रही है, तो चंद्रयान के पहुंचने तक और लोग कितने परसेंट लोग जब चैनल देख रहे थे और नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हुआ तो कितने लोगों ने टीवी बंद कर दी। ये सबसे बड़ा उदाहरण कल की घटना में आपने देखा है। तो इसलिए
बीजेपी का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का वो सबसे फेल हो चुका है, उसका मीनिंग यही लगा सकते हैं। उन्हीं के गोदी मीडिया के भी कुछ चैनल दिखाना चाहते तो लोगों ने टीवी बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा देश की जनता को नहीं चलता। और बीजेपी में अंदरूनी जो घुसबुस चल रही है, 18 करोड़ का रास्ता द्वारका वाला, दिल्ली से द्वारका वाला 18 करोड़ का रास्ता 250 करोड़ में, जो भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस को लगा रहे थे, अब खुद कितने भ्रष्टाचारी है इसका भी उदाहरण अब देश की जनता के सामने आ चुका है। तो ना भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते खुद भ्रष्टाचारी बड़े पैमाने में खुद बने। जीएसटी का पैसा अपने मित्रों को बांटने का काम चालू हुआ। सनी देओल का कर्जा जिस तरह से 12 घंटे के अंदर माफ हो जाता है, और जो 2 लाख के 3 लाख के जो छोटे छोटे कर्जेदार हैं उनके घर को जब्ती की जाती है। तो देश की जनता ये सब चीज़ों को अच्छे से अनुभव कर चुकी है। इसलिए बीजेपी जो अपना सर्वे अब दिखाना चाहती है, वो सर्वे अब उनका डाउन लेवल पे आ गया है। अब इनको ज़्यादा दिन का जैकेट नहीं, अभी ये गर्मी में भी वो जैकेट पहन के घूमते तो पहनने दो। भाव, दो चीजें, एक तो बीजेपी का गुणगान करने वाले अजीत पवार आपको अगर पवार साहब के साथ आते तो मंजूर है, आपकी क्या मजबूरी है कि आप अजीत पवार को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? जो देखो, हम शरद पवार जी को शरद पवार जी हमारे अलायंस में हैं, शरद पवार जी के साथ वो आते हैं तो हमें क्या तकलीफ है? शरद पवार जी की पार्टी है, हमें कोई तकलीफ नहीं। शरद पवार जी लेना ना लेना उनके हाथ में, तो हमने उनको नहीं, हम शरद पवार जी के साथ हैं। एक और भाव कि शरद पवार जी की मौजूदगी से इंफॉर्मेशन महाविकास आघाड़ी या फिर इंडिया अलायंस के गठबंधन की जानकारी जो है वो लीक हो सकती है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, रूमर्स उड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस बारे में? इंडिया अलायंस ये कोई आरएसएस का छुपा एजेंडा नहीं है। इंडिया अलायंस ये देश की जनता के हित के लिए किया गया अलायंस है, और खुली किताब इंडिया अलायंस की है। इसलिए हमारा एजेंडा खुला है, हमारी किताब खुली है। इसलिए और हम उसके बाद में प्रेस में भी हम जाते हैं, जो भी मीटिंग में हुआ उसके बारे में हम तुरंत लोगों के सामने वो बातें रखते हैं। इसलिए इंडिया अलायंस या आरएसएस के जैसे छुपा एजेंडा नहीं है, खुला एजेंडा है, और इसका कोई हमें डर नहीं। नाना, क्योंकि ये संभ्रम फैल रहा है तो क्या एक प्लान भी तैयार है जिसकी चर्चा चल रही थी आपकी पार्टी और उद्धव साहब की पार्टी को लेकर कि आप लोग ने एक प्लान भी तैयार किया हुआ है जस्ट इन केस अगर ये संभ्रम इसी तरह से आगे बढ़ता है तो? देखो, कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 सीटों के ऊपर खुद पूरा डिटेल्स उसके मंगा लिए हैं। हमने उसका अभी हमारे पूरा स्टडी उस पर चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी भी पूरे 48 सीटों पे वो भी अपना रिव्यू ले रहे हैं। आप देख रहे हो कि हर दिन 2 लोकसभा को वो रिव्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, और जो भी स्थितियां तब पैदा होगी उसके बारे में हम दोनों ने, और उद्धव पवार साहब से भी शायद परसों होगी। मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में प्याज के किसान की लड़ाई लड़ रहा था, उस दिन शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी बैठे थे। अब मेरी आज मुलाकात होगी तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पवार साहब भी हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। लेकिन सर, बार बार इस तरह के बयान आते हैं, उन बयानों को लेकर आप लोग शरद पवार साहब से स्पेसिफिक बात करते हैं कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो मीडिया में 3 सितंबर से महाराष्ट्र में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। जनसंवाद उसको हमने नाम दिया है, और पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन में हर तालुका में, हर ब्लॉक में, ये शहरों में, ये सब जगह यात्रा शुरू होंगी। 12 तारीख तक ये यात्रा चलती रहेंगी। और बीजेपी झूठ मूठ की कहानी बताकर, झूठे सपने दिखाकर जो इवेंट कर रही है उसकी पोल खोल हम लोग करने वाले हैं। उसमें एक ग्रामीण में अभी परसों पुणे डिस्ट्रिक्ट में था, आंबे गांव में, वहाँ पर कुछ पत्रकारों ने वहाँ के पीएससी में फैमिली प्लानिंग के लिए जो महिलाएं गई थी उनको नीचे सुलाया गया था। एक पत्रकार ने वो न्यूज़ को फ्लैश किया तो उसके ऊपर झूठे केसेस डालकर वो पत्रकारों को आवाज़ बंद करने का और उसको जेल में डालने का पाप महाराष्ट्र के एडीके सरकार ने किया है। ये भी बात आपको सबको अवगत है। मैं कुछ कृषि केंद्र में भी गया तो कृषि केंद्र में मैंने देखा कि फर्टिलाइजर के जो थैलियाँ होती है उसके ऊपर बीजेपी लिखा गया है। अब नरेंद्र मोदी का भी फोटो आने वाला है। हम लोगों को लगता है कि इन लोगों ने छापना चाहिए, लेकिन अब मुझे ये लगता है
कि फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, दवाओं के भाव बढ़ा दिए, बीजे के भाव बढ़ा दिए और किसानों को दाम कम देने की व्यवस्था बनाई फसल को। तो ये जो चिट्टा इनका है, पाप का चिट्टा है। युवाओं को नौकरी देने का आमिष देते हैं, 2000 जगह के लिए 15 लाख अर्जी मंगाते हैं, 1000 रुपया उनसे लेते हैं, पेपर फूट जाता है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है। युवा भी बहुत परेशान है। मैं पुणे में मुझे हर परीक्षा के बच्चे, पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो कि महिलाओं के लिए उन्हें ऐसे नियम बना दिए कि वो बच्चियाँ उस फिजिकल इसमें पास ही नहीं हो सकती। इस तरह के पाप का काम टीचरों के इसमें भी वही हाल है। रोज मंत्री कहता है कि मैं कल जगह भरूंगा, गए 6 महीने से वो घोषणा ही कर रहा है। 75,000 टीचर्स आज राज्य में स्कूलों में नहीं है। ग्रामीण भागों की स्कूलें पूरी बंद हो चुकी है टीचर नहीं होने की वजह से। शहरों में भी वही हालत है। एजुकेशन का भी हालत खराब हो चुकी है। बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है। सब लोग दुखी महाराष्ट्र में है और तो भी ये सरकार आपल्या दारी ऐसी योजना बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और इसलिए इनकी पोल खोल करने का काम हम लोग जन आंदोलन के जनसंवाद के आधार पर हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे और उस तरह का एक प्लान हमने बनाया है। 3 तारीख से हमारी जनसंवाद पदयात्रा पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगी। बीजेपी के सांसद संजय पाटिल कहते हैं कि बहुत जल्द जयंत पाटिल जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है आप लोग के एक और साथी जो है छूट सकते हैं? देखो, वो हमारे पार्टी से नहीं है, पवार साहब के पार्टी से, वो उनके प्रदेश के अध्यक्ष है। पवार साहब इसके ऊपर प्रॉपर निर्णय लेंगे। सर, जिस तरह के बयान हमेशा आते हैं उससे असमंजस की स्थिति बनती है। आप लोग इस बारे में शरद पवार से क्या बात करने वाले हैं, आप और उद्धव ठाकरे? देखो, हमें कल उद्धव ठाकरे साहब के साथ उनका परसों मीटिंग था, मैं नहीं था, मैं प्याज के किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। तो आज उद्धव ठाकरे साहब से मेरी मुलाकात होगी, तब हम इस पर बात करेंगे। उन्हें बात की होंगी। 31 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग जो मुंबई होने वाली है उसमें भी इस बात की चर्चा होगी। वो हाई लेवल पे ये सब चर्चा होगी। ना आपने राहुल गांधी के बारे में बताया कि लेह लद्दाख गए हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री। देखो, आपने चाइना हमारे देश पे अतिक्रमण कर रहा है, ये बार बार कांग्रेस ने पब्लिकली कहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 इंच भी जगह हम चाइना को नहीं जाने देंगे। राहुल जी ने बॉर्डर के अपने देश के बॉर्डर के ऊपर खुद वहाँ पे विजिट की, लेह लद्दाख गए, वहाँ पर अपने देश की सीमा और अपने देश के सीमाओं में चाइना जो आ गया है उसके बारे में देश की जनता को बताया कि ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। हमारा देश खतरे में है। एक तरफ अरुणाचल में भी चाइना ने पूरा कब्जा कर चुका है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच भी जगह नहीं देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। आखिर ये मीडिया तक है, वास्तुस्थिति अलग है। जो राहुल गांधी जी ने वो स्पॉट पे जाके उस स्पॉट का पंचनामा कर देश के प्रधानमंत्री को जताया है कि अभी भी सतर्क हो जाओ, पर प्रधानमंत्री को चाइना से क्या दोस्ती है, चाइना के बारे में इतना प्रेम क्यों है, ये समझने के बाहर है। देश को बेचकर, देश को खतरे में डालकर अगर देश के 56 इंची का सीना कहलाने वाले प्रधानमंत्री अगर देश के साथ इस तरह गद्दारी करेंगे तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। देखिए सर, ये बात वहाँ पर सामने आई कि चाइना जो है ब्रिक्स में औपचारिक तौर पर पीएम से 1-to-1 मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन पीएम ने इस बात के लिए राजी नहीं है। तो अनौपचारिक बातचीत हुई और इसे पीएम से शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली थी। इसे केंद्र सरकार और बीजेपी ये एक मैसेज देना चाह रही है कि चाइना कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, लेकिन मोदी ने इस बात को इस तरह से रखा कि जब तक वो हमारी जमीन से पीछे नहीं हटेंगे, 2020 वाली पोजीशन नहीं लाएंगे, तब तक बात नहीं होगी। देखो, जो आज देश के न्यूज़पेपर में या मीडिया में हम देख रहे हैं, अब ये मिलना नहीं चाहते कि वो नहीं मिलना चाहते, ये तो बात दूर की है, क्योंकि मीडिया भी तो इन्हीं का रहता है वहाँ पर। दूसरे मीडिया को तो दिखाने को अलाउ ही नहीं है। वास्तविकता क्या है ये तो देश की जनता नहीं जानती। अगर दम है इनको, तो जो चाइना से कचरा हिंदुस्तान में यहाँ लाया जा रहा है और कोई क्वालिटी उसमें नहीं है, बड़े बड़े जहाज़ों से हिंदुस्तान में चाइना का कचरा लाया जा रहा है। अब दिवाली का और दशहरे का त्यौहार आ रहा है, सब बिजली के वो आएंगे, पूरा कचरा देश में होगा, तो क्या उनकी
जो कचरा पॉलिसी चाइना के साथ, भारत के साथ एग्रीमेंट उन लोगों ने, मोदी जी ने किया है, उसका बंद कराएंगे। अगर हिम्मत है तो चाइना से आने वाले सब चीज़ों पे बैन वो करे, तो हमें लगेगा कि अब प्रधानमंत्री चाइना वालों के विरोध में है। लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन चाइना का कचरा यहाँ आना बंद कर दिएंगे तो उस दिन क्या हालत होने वाली है ये सबको पता है। इसलिए जो न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं वो बात कितनी सच है उसके बारे में आज कोई प्रतिक्रिया देना गलत होगा, ऐसा मेरा मत है। नीतीश कुमार कन्वीनर बन रहे इंडिया अलायंस, कैसी चर्चाएं हुई, कुछ साफ कर पाया? बिल्कुल। अब जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो इंडिया अलायंस का मीटिंग होने जा रहा है, उस मीटिंग में हाईकमांड जो भी निर्णय लेंगे, सब हाईकमांड लोग रहेंगे, जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य रहेंगे। मराठीमध्ये एक शरद पवारांनी आता असं म्हटलं अजित पवारांना परत संधी मिळणार नाही आणि अजित पवारांनी परत संधी मागू नये। आणि सकाळी जे म्हटलं होतं की आमचे नेते आहेत ते विधान केलं नव्हतं, पण त्यांनी संधी परत मागू नये आणि त्यांना परत संधी मिळणार नाही। अब पवार साहब अभी कौन से उद्देश्य से बोले? पवार साहेबांनी काय उद्देशाने बोलले ते लाईन, ते मला आता त्याच्यावर वक्तव्य करणं बरोबर राहणार नाही। आखरी मी मगाशी सांगितलं की पवार साहेब त्या पक्षाचे नेते आहेत, त्यांना योग्य निर्णय ते घेऊ शकतात, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या पक्षाबद्दल फार काही बोलावं असं मला वाटत नाही। मराठीमध्ये झाला 3 तारखेपासून जो कार्यक्रम सुरू होतो काँग्रेसचा, 3 तारखेपासून त्याचा एक ब्रीफ द्या। 3 सप्टेंबर पासून जनसंवाद यात्रा काँग्रेस पक्षाची महाराष्ट्रात सुरू होते आहे आणि त्या यात्रेच्या माध्यमातून राज्यातल्या प्रत्येक शहरात, प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावात ही जनसंवाद यात्रा जाणार आहे। भाजपची केंद्रातली आणि राज्यातली जी मस्ती आहे सत्तेची, तिची वास्तविकता जनतेसमोर मांडणं हे या जनसंवाद यात्रेचं प्रमुख उद्देश आहे। मग आपण पाहिलं की शेतकऱ्यांना यांनी कसं फसवलं, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला भाव कसा मिळू देत नाही, त्याच्या मागची यांची पॉलिसी काय, शेतकरी कसा उद्ध्वस्त करायचा यांनी ठरवलेली पॉलिसी, तरुणांना लुटण्याचं, तरुणांना रोजगार देण्याचं नाही, उलटं त्याला लुटण्याचं, नोकरीचं आमिष दाखवून त्याच्यावरचं आम्ही प्रतिक्रिया जनतेसमोर मांडू। गरिबांना ज्या पद्धतीनं जीएसटीच्या माध्यमातून लुटलं चाललं आणि त्यांच्या घामाचा पैसा त्यांच्या मुठभर मित्राला दिला जातो, त्या पद्धतीची अनेक उदाहरणं आम्ही जनतेच्या समोर मांडू आणि जनतेमध्ये एक मोठी जनजागृती या भाजपच्या कुप्रवृत्तीच्या विरोधात जनतेमध्ये निर्माण करणं। आता त्यांची घर चोलो चालू झालेली आहे, त्यांना घरी वापस पाठवा। भाजप आता घर चोलोमध्ये आहे म्हणून याला घरी पाठवा, अशा पद्धतीचं आव्हान आम्ही जनतेला करणार आहोत। आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये एक मोठा बदल काँग्रेस पक्षाच्या जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल आणि आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आमचे पृथ्वीराज चव्हाण माजी मुख्यमंत्री त्याचे नेतृत्व करतील, मराठवाड्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेब त्याचं नेतृत्व करतील, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आमचे CLP नेते बाळासाहेब थोरात नेतृत्व करतील आणि पश्चिम विदर्भामध्ये विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार नेतृत्व करतील आणि पूर्व विदर्भात मी स्वतः नेतृत्व करणार आहोत। आणि कोकणामध्ये आम्ही इकडची पदयात्रा संपल्यानंतर सगळे नेते सोबत कोकणातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाणार आहोत। या पद्धतीचं या जनसंवाद यात्रेचं आम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे, त्याची येत्या 3 तारखेपासून सुरुवात होणार। पवार साहेबांच्या अनुपस्थितीमध्ये उद्धव ठाकरेंची तुमची आज भेट घेणार आहेत तुम्ही। यापूर्वी पवार साहेब नाशिक दौऱ्यावर असताना तुम्ही आणि उद्धव ठाकरेंची बंद दाराआड चर्चा झाली होती का? एकूणच पवार साहेबांच्या साईडला ठेवून तुम्ही काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरे तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये अजेंडा राबवणार आहात, काय सांगा? इंडिया अलायन्सची आता 31 आणि 1 तारखेला या ठिकाणी बैठक होत आहे आणि त्याच्यामुळे आता वारंवार उद्धव ठाकरे साहेबांचं पवार साहेबांशी आमची भेट होतच राहणार आहे। त्याच्यामुळे ही इंडिया अलायन्सच्या तयारीची मीटिंग आहे, त्यांच्या विरोधातल्या कुठल्याही प्रक्रियेची ती बैठक नाही आहे, त्याच्यामुळे याचा कोणी गैरसमज करू नका। थँक्यू। बारामतीला अजून एक लाल दिवा भेटू दे यासाठी देवाकडे प्रार्थना करेन। कोण? बारामतीला अजून एक लाल दिवा भेटू दे यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करेन। कोण? नितेश राणे असे म्हटले। बारामतीला अजून एक लाल दिवा भेटू दे यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करेन, असे नितेश राणेंनी व्यक्त केले। नाही, त्याच्यावर कुठली प्रतिक्रिया नाही।
प्रदेश के कांग्रेस चीफ है अजय राय, उनका ये बयान है कि अब काम पर लगना होगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमारे मित्र अजय राय ने दी है और अजय राय एक कर्मठ कार्यकर्ता है। मैं उनके साथ कई साल काम कर चुका हूँ, वो मेरे साथ काम कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव अजय राय के नेतृत्व में खड़ा होगा और उत्तर प्रदेश में बनारस की एक रणनीति कांग्रेस पार्टी एक अलग से बनाएंगी जहां खुद नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अजय राय ने जो स्टेटमेंट किया है वो बराबर है, उसका मैं समर्थन करता हूं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। कल सुनील तटकरे जी ने मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की थी। तकरीबन पौने घंटे तक मीटिंग चली। बाद में तय किया गया कि महाराष्ट्र में समन्वय बैठक आपकी जो सरकार में तीनों दल की हो, साथ ही महाराष्ट्र में जो सरकार की जनता आपके दरवाजे, सरकार आपके दरवाजे पे और आपकी जनसभा यात्रा, अब तीसरी और एक यात्रा निकल रही है कि महाराष्ट्र का विकास पर्व अजीत पर्व के नाम से निकाला जा रहा है। तो अच्छा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये चलने दो, तो हमारे को तो अच्छा ही है। तो उनमें तो हमने कहा कि ये 3 तिगाड़ा है, ये कोई त्रिशूल नहीं है, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार है। और ये सरकार का कामकाज आपने देखा होगा, मैंने कहा कि पहले ईडी की सरकार थी, अब एडे की सरकार हो गई। तो ये एडे जैसे करेंगे ये, और महाराष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, महाराष्ट्र का जनता का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह से लूटपाट इन लोगों ने मचाई है, आपको याद होगा कि खारगर की जो घटना हुई, अप्पा साहब धर्माधिकारी के महाराज भूषण कार्यक्रम में, उसमें हमने विधानसभा में ही सवाल किया था। तो सरकार ने कहा कि हमने इंक्वायरी लगाई है, इंक्वायरी चल रही है, उसकी मुदत बढ़ा ली। और मैं आज देख रहा था कि 17 करोड़ रुपया वो जो शामियाना और वहाँ के व्यवस्थापन करने वाली व्यवस्था को इनने 17 करोड़ रुपया इंक्वायरी चलते हुए दिया। तो ये जो लूट मचाई है, लोगों की जाने गई है, अप्पा साहब धर्माधिकारी के कार्यक्रम में खून खराबा करने का पाप इन लोगों ने किया। और उसको जो एयर कंडीशन शामियाना बनाया गया था, उसमें अमित शाह और ये पूरे मंत्रिमंडल के लोग, इधर लोग मर रहे थे और इधर ये वहाँ पे पंच पकवान खा रहे थे। और उसको आज 17 करोड़ रुपया राज्य की तिजोरी से निकालकर उस व्यवस्थापकों को दिया। तो इनकी नीयत में क्या खोट है, ये सरकार के नियत में क्या खोट है, ये समझ में आता है। तो इसलिए ये कोई विकास पर्व नहीं है, ये खुद का विकास। और ये उसका तो प्याज किसानों ने तो इनकी पोल खोल दी। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम लोग केंद्र के मंत्री से बात कर नाफेड से खरीदी करेंगे। तो नाफेड का ऑर्डर ये पहले ही निकला था, ये इनने कुछ नहीं किया। एक उप मुख्यमंत्री जापान में जाके वहां से ट्वीट करते हैं, और नाफेड क्या भाव से खरीदने वाला है, 2010 रुपये के भाव से। अभी प्याज 3500 रुपया है, 2410 रुपये में खरीदेंगे। 3500 में 4000 रुपया किसानों का नाफेड ने प्याज खरीदना चाहिए अगर किसान को न्याय देने का है। अरे इनकी हिम्मत नहीं है। किसानों की एकदम सिंपल मांग है कि जो निर्यात एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई है 40%, वो खत्म कर दी जाए। किसानों को अच्छा प्याज जो एक्सपोर्ट होता है वो प्याज एक्सपोर्ट होने दो ना, बाकी का प्याज वो बाजार में बिकेगा। तो किसान को 2 पैसा एक्सपोर्ट में ज्यादा मिलेगा और देश की जनता को कम दाम में प्याज मिलेगा। और ये जो है ये खुद का विकास के लिए गए हैं, किसी के विकास का इनको लेना देना नहीं है, एकदम क्लियर है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।